एमए फाइनल के प्रिय बच्चों, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पुनः काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास में से लक्षणा विषयक चर्चा को लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पूर्व लक्षणा के 6 प्रकार जो बताए गए थे उन पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। अब व्यंजना की दृष्टि से लक्षणा के कितने भेद हो सकते हैं, इस पर कथन करते हुए आचार्य मम्मट कहते हैं, व्यंग्येन रहितारूढ़ौ सहिता तु प्रयोजने प्रयोजनम ही व्यंजन व्यापार गम्यमेव। और वह रूढ़ी में व्यंग्य से रहित होती है, किंतु प्रयोजन में तो सहित होती है। निसंदेह प्रयोजन व्यंजन व्यापार गम्य ही होता है। इससे पूर्व लक्षणा के परंपरागत उपाधिकृत भेद बतलाए गए। काव्य में सर्वाधिक महत्व व्यंजना का है, अतः व्यंजना की दृष्टि से 18वें सूत्र में लक्षणा पर विचार किया गया है। इसमें बतलाया गया है कि निरूढ़ा लक्षणा में व्यंग्यार्थ का समावेश नहीं होता, किंतु प्रयोजनवती लक्षणा में उसका समावेश होता है। निरूढ़ा लक्षणा से उत्पन्न अर्थ का प्रयोग अविधेयार्थवत होता है, यानी वाच्यार्थ के समान होता है। अतः उसमें प्रयोजनक ज्ञान अपेक्षित नहीं होता, जिसके लिए व्यंग्यार्थ के अनुसंधान की आवश्यकता पड़े। इसके प्रतिकूल प्रयोजनवती लक्षणा बिना प्रयोजन के नहीं हो सकती है, और प्रयोजन की प्रतिपत्ति व्यंजना के द्वारा ही हो सकती है। व्यंजना के बिना प्रयोजन की प्रतीति नहीं हो सकती। अतः प्रयोजन सर्वदा व्यंग्य ही होता है। आशय यह है कि व्यंग्यार्थ की दृष्टि से लक्षणा मूल रूप में 2 प्रकार की होती है, अव्यंग्या और सव्यंग्या। अव्यंग्या का मतलब जिसमें व्यंग्य अर्थ नहीं होता, और सव्यंग्या का मतलब है जो व्यंग्य अर्थ सहित होती है। इसलिए आगे कह रहे हैं, तच्च गूढ़म अगूढ़म वा तच्चेत व्यंग्यम। और वह जो व्यंग्य अर्थ है वह गूढ़ और अगूढ़ 2 प्रकार से होता है। तत् च इति व्यंग्यम, यहाँ पर तत् शब्द का अर्थ है व्यंग्य, यानी वह का मतलब है व्यंग्य। सव्यंग्या प्रयोजनवती लक्षणा जिस व्यंग्यार्थ का आश्रय लेती है वह भी 2 प्रकार की होती है। यह बात 19वें सूत्र में कही गई है। कुछ व्यंग्यार्थ ऐसे होते हैं जिनका परिज्ञान सहृदयों तथा प्रतिभाशालियों को ही होता है। दूसरे प्रकार के व्यंग्यार्थ के लिए इस प्रकार की भेद की स्थिति बनाने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात वह व्यंग्यार्थ सभी को समझ में आ जाता है। प्रथम प्रकार के व्यंग्यार्थों को गूढ़ कहा जाता है और दूसरे प्रकार के व्यंग्यार्थों को अगूढ़ कहा जाता है। यानी जो सबको समझ में आ जाए वह अगूढ़ व्यंग्य है, और जो सबको समझ में नहीं आए अपितु जो सहृदय सामाजिक हैं उनको ही समझ में आता है वह गूढ़ व्यंग्य कहलाता है। इस प्रकार प्रयोजनवती लक्षणा के 2 भेद हो जाते हैं, गूढ़ व्यंग्या और अगूढ़ व्यंग्या। अब अगूढ़ व्यंग्या जो है उसका उदाहरण दिया जा रहा है। जो गूढ़ व्यंग्य है, जो गूढ़ व्यंग्या प्रयोजनवती लक्षणा है, उसका उदाहरण है मुखम विकसत स्मितम वसित विक्रम, मुखम विकसित स्मितम वशितव क्रियम प्रेक्षितम समुच्छलित विभ्रमा।
मैं इस श्लोक को पुनः पढ़ देता हूँ। मुखम विकसित स्मितम वसित वक्रिमं प्रेक्षितम समुच्छलित विभ्रमा गतिरपास्त संस्था मति उरो मुकुलित स्तनम जघन मंस बंधोधुरम वतेन्दु वदनातनौ तरुणिमोद्गमो मोदते। इसका अर्थ है, अहो चंद्रवदना नायिका के शरीर में तरुणता का उद्गम आनंदित हो रहा है। मुख में मुस्कुराहट खिल रही है, प्रेक्षण में वक्रता को वश में कर लिया है, चाल में विलास छलक रहे हैं, बुद्धि ने मर्यादा त्याग दी है, छाती पर स्तनों की कलियां खिल रही हैं और जंघाएं सुदृढ़ अवयवों के बंधन से भरी हुई है। यह वाच्यार्थ है। कोई नायक किसी नव यौवना के यौवनोद्गम को देखकर रीझ गया है और उसके प्राप्त न हो सकने के कारण गहरी श्वासें भरते हुए कहता है कि एक तो इस नायिका का मुख वैसे ही चंद्रमा के समान है, फिर यौवन का उठाव इसके शरीर में आनंद कर रहा है, इसके मुख पर मुस्कुराहट विकसित हो रही है, इसकी चितवन ने बांकपन को अपने वश में कर लिया है, इसकी चार में विलास छलक रहे हैं, बुद्धि ने अपनी सीमा छोड़ दी है और छाती पर स्तन मुकुलित हो रहे हैं और जांघों में इतनी कसावट है कि वे निरंकुश हो गई हैं। इस प्रकार अपने अंगों की बनावट से यह नायिका युवकों के लिए अत्यंत कष्टदायक है। उक्त कथन में निम्नलिखित शब्द लाक्षणिक हैं। नंबर 1, प्रमोद को प्राप्त होना चेतन धर्म है। वह यौवनोद्गम जैसी निराकार वस्तु में संभव नहीं है। अतः इस शब्द का बाद हो जाता है और इसका लक्ष्यार्थ हो जाता है इसका यौवन उत्कृष्टता को प्राप्त हो रहा है, और इसका लक्ष्यार्थ हो जाता है इसका यौवन उत्कृष्टता को प्राप्त हो रहा है। एक तो तरुणी स्वयं चंद्रमा के समान मुख वाली है, फिर नव यौवन का संचार, अतः यह नव यौवन अत्यंत उत्कृष्ट प्रतीत हो रहा है। इस लक्षणा में जन्य जनक भाव संबंध है और उसकी स्पृहणीयता व्यंग्य है। नंबर 2, विकसित होना फूल का धर्म है। वह स्मित यानी मुस्कुराहट में संभव नहीं। स्मित के विकास से उसका अप्रतिहत प्रकट होना लक्षित हो रहा है, असंकुचित होने का संबंध है। जिस प्रकार पुष्प निरंतर खिला ही रहता है, उसी प्रकार मुस्कुराहट भी निरंतर बनी रहती है। उसका चेहरा कभी मलिन नहीं होता। सुगंध इत्यादि गुणों से परिपूर्ण होना व्यंग्य है। तीसरा, वक्रता को वश में कर सकना चेतन का कार्य है, प्रेक्षण का वह कार्य नहीं हो सकता। प्रेक्षण का वक्रिमा को वश में करना लक्षित करना है कि प्रेक्षण स्वाधीन है, अभिगत विषय प्रवृत्ति संबंध है। जो वश में होता है उसे अपनी इच्छा से चाहे जहां लगाया जा सकता है। नायिका के प्रेक्षणों की वक्रता पर भी उसका नियंत्रण है। इससे यह व्यंजना निकलती है कि इसके कटाक्ष जानबूझकर अपने किसी प्रेमी की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। और चौथा, छलकना जल जैसे तरल पदार्थ का धर्म है, वह विलासों का नहीं हो सकता। इससे विलासों की अधिकता लक्षित होती है। अधिक जल ही छलकता है, कम नहीं। प्रयोज्य प्रयोजक भाव संबंध है।
इससे यह व्यंजना निकलती है कि विलास अत्यधिक मनोरम है। पांचवा जो कथन है वह मर्यादा का उल्लंघन वह चेतन के लिए संभव है, बुद्धि के लिए नहीं। इससे बुद्धि की अधीरता लक्षित होती है। हेतु हेतुमत भाव संबंध है। इससे व्यंजना यह निकलती है कि प्रेम बहुत अधिक बढ़ गया है। पहले मुग्धता के कारण प्रियतम के विषय में भी मर्यादा बनी रहती थी, किंतु अब मुग्धता जाती रही है और अनुराग अत्यधिक बढ़ गया है, जिससे मुग्धता रह ही नहीं पाती। छठा है मुकुलित होना। यह मुकुलित होना कलियों का धर्म है, स्तनों का नहीं। इससे लक्षित होता है कि वयसंधि के कारण स्तनों का कुछ उद्भेद हो गया है। अवयवों का घनत्व तथा रूप साम्य संबंध है। आलिंगन योग्य होना यहाँ पर व्यंग्य है। सातवां निरंकुश होना चेतन धर्म है। अचेतन जंघाओं में उसकी संभावना नहीं हो सकती। इससे विलक्षण रति योग्यता लक्षित होती है। भार सह सकने की क्षमता संबंध है। रमणीय होना व्यंग्य है। इस प्रकार प्रमोद, विकास, वशवर्ती होना, छलकना, मर्यादा का उल्लंघन, मुकुलित होना और निरंकुशता ये बाधित शब्द हैं। इनके बाधित होने पर ही यहाँ पर किसी संबंध से लक्षणा ने लक्ष्यार्थ प्रदान किया, और इनके लक्ष्यार्थों से जो व्यंजनाएं निकलती हैं वे केवल सहृदय संवेद्य हैं। सामान्य व्यक्ति इन व्यंग्यों को समझने में समर्थ नहीं है। अतः ये गूढ़ व्यंग्या लक्षणा के उदाहरण हैं। अगूढ़म यथा, फिर जो अगूढ़ व्यंजना है उसके विषय में उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, श्री परिचया जड़ा अपि भवन्त्यभिज्ञा विदग्ध चरितानाम उपदिशति कामनीनाम यौवन मद एव ललितानि। अत्र उपदिशति इति अगूढ़ व्यंजना जो है, जो सबको समझ में आ जाता है, जिसको सुनते ही समझ में आ जाए वह अगूढ़ व्यंजना है, अगूढ़ व्यंग्य है। तो इस श्लोक का अर्थ है, जो वाच्यार्थ है, लक्ष्मी के परिचय से मूर्ख भी विदग्ध चरितों के जानकार हो जाते हैं। कामनियों को यौवन मद ही विलास का उपदेश दे देता है। यहाँ पर उपदेश दे देता है, ये श्लोक का अर्थ है। अब इस अगूढ़ व्यंजना के उदाहरण को हमें थोड़ा समझ लेना चाहिए। जब मूर्खों के पास भी धन आ जाता है तो वे भी कला में निपुण व्यक्तियों के आचार व्यवहार में पारंगत हो जाते हैं। जवानी का नशा ही कामनियों को हाव भाव की शिक्षा दे देता है। उपदेश देने या शिक्षा देने का अर्थ है ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिससे अपना ज्ञान श्रोताओं में संचारित किया जा सके। यह कार्य कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कर सकता है। जवानी के नशे में बोलने की शक्ति कहाँ। अतः यह शब्द बाधित होकर लक्षणावृत्ति से अर्थ देता है कि यौवन का नशा हाव भाव को बिना प्रयास ही प्रकट कर रहा है। सामान्य विशेष भाव संबंध है। यहाँ पर हाव भाव का अप्रतिहत रूप में अनायास तथा स्वाभाविक रूप में प्रकट होना व्यंग्य है। इसे सभी लोग सामान्य रूप से अविधेयार्थ के समान नहीं समझ पाते हैं। अतः यह अगूढ़ व्यंग्या लक्षणा है। इस प्रकार से गूढ़ व्यंग्या और अगूढ़ व्यंग्या लक्षणा के दोनों भेदों को बता करके और व्यंग्य की दृष्टि से उसके कितने भेद संभव होते हैं उनको बताते हुए कह रहे हैं कि तदेशा कथिता त्रिधा।
अर्थात इसलिए यह 3 प्रकार की कही गई है। कौन? जो प्रयोजनवती लक्षणा है उसके 3 भेद हो गए हैं। कौन कौन से भेद हैं वो 3? तो वृत्ति में स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, अव्यंग्या गूढ़ व्यंग्या अगूढ़ व्यंग्या च, अर्थात अव्यंग्य, गूढ़ व्यंग्य और अगूढ़ व्यंग्य। इस प्रकार से यह 3 प्रकार की हो जाती है। व्यंग्यार्थ की दृष्टि से लक्षणा के भेदों का यहाँ पर उपसंहार किया गया है। इस दृष्टि से लक्षणा 3 प्रकार की होती है, अव्यंग्या, गूढ़ व्यंग्या और अगूढ़ व्यंग्या। अव्यंग्या लक्षणा निरूढ़ा होती है, शेष 2 प्रयोजनवती होती हैं। यह यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। अव्यंग्या का मतलब यह है कि वहाँ पर व्यंग्यार्थ है ही नहीं, अर्थात वहाँ पर व्यंजनावृत्ति का प्रयोग ही नहीं हुआ है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई प्रयोजन है ही नहीं। इसलिए ऐसी जो लक्षणा है वह अव्यंग्या कहलाती है। और वह अव्यंग्या जो लक्षणा है वह निरूढ़ा ही होती है, यानी रूढ़ी लक्षणा जो है वह अव्यंग्या कहलाती है। और गूढ़ व्यंग्या और अगूढ़ व्यंग्या ये जो 2 भेद हैं ये प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं। ध्वनिकार ने अव्यंग्या लक्षणा को ध्वनि व्यपदेश हेतु नहीं माना है। कारण यह है कि ध्वनि का आधार व्यंजना है जो निरूढ़ा लक्षणा में होती ही नहीं। कभी कभी कवि चमत्कार का आधान करने के लिए लावण्य इत्यादि शब्दों को व्यंजक भी बना देते हैं। वहाँ पर निरूढ़ा लक्षणा शब्दगत होती है और व्यंजना वाक्यगत। अतः उस प्रतिपादन से प्रस्तुत प्रकरण में कोई विरोध नहीं आता। प्रयोजनवती लक्षणा चाहे ध्वनि रूप हो चाहे गुणीभूत व्यंग्य रूप निसंदेह ध्वनि काव्य के क्षेत्र में आती हैं, क्योंकि अंततः गुणीभूत व्यंग्य भी ध्वनि रूपता धारण कर लेता है। जैसा कि कहा है, रूढ़ा ये विषयन्यत्र शब्दः स्वविषयादपि लावण्याद्या प्रयुक्तास्ते न भवन्ति पदम ध्वनि। ध्वन्यालोक के अंदर ये प्रथम प्रकरण में ही आया है, इसलिए आपने वहाँ पर पढ़ा है, इसलिए यहाँ पर प्रसंगात उसको उद्धृत कर दिया गया है। प्रस्तुत उल्लास शब्द विशेष का विवेचक है, अर्थात उसकी विवेचना करने वाला है। शब्द के 3 भेद किए गए थे, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। लाक्षणिक शब्द का परिचय देना तब तक संभव नहीं था जब तक कि लक्षणा का परिचय न दे दिया जाए। 20वें सूत्र तक लक्षणा और उसके भेदों का भली भांति परिचय दे दिया गया है। इससे लाक्षणिक शब्द को समझना सरल हो गया है। इसीलिए 21वें सूत्र में उपसंहारात्मक रूप में कह दिया गया है कि उस लक्षणा की भूमि अर्थात उसका आश्रय लाक्षणिक शब्द होता है। तत्र व्यापारो व्यंजनात् तद्भूर्लाक्षणिकः शब्द इति संबध्यते, अर्थात उसकी भूमि लाक्षणिक शब्द है, शब्द इसका संबंध हो जाता है। उसकी भूमि का अर्थ है उसका आश्रय। आशय यह है कि लक्ष्यार्थ का प्रत्यक्ष आश्रय वाच्यार्थ माना जाता है। जिस शब्द का वाच्यार्थ किसी लक्ष्यार्थ का आश्रय होता है वह शब्द भी लक्ष्यार्थ का या लक्षणा व्यापार का आश्रय ही माना जाता है, और इसीलिए उस शब्द को लाक्षणिक शब्द कहा जाता है। इस प्रकार से प्रिय बच्चों, आज हमने लक्षणा के व्यंग्य अर्थ के आधार पर जो 3 भेद थे, अव्यंग्या, गूढ़ व्यंग्या और अगूढ़ व्यंग्या, उन तीनों पर विस्तार से चर्चा कर ली है। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अगूढ़ व्यंग्या में व्यंग्य अर्थ नहीं होता है। होता भी है तो वह इतना अभिभूत होता है, इतना
गौण होता है कि उसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता है, इसलिए वह निरूढ़ा लक्षणा का ही विषय है, अर्थात अगूढ़ व्यंग्या लक्षणा निरूढ़ा लक्षणा का ही भेद है। और गूढ़ व्यंग्या और अगूढ़ व्यंग्या ये दोनों प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं। अस्तु, आज का प्रकरण हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अग्रिम विषय को लेकर के हम अग्रिम वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।